सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करेंगे और इस पार्टी के अंदर हमारा एक टॉपिक रहता था जो कि है नेशनल पार्टीज। हम इसी टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ये पार्टीज का जो टॉपिक है ये हम कंप्लीट करते हैं और इसमें कुछ बेसिक चीज है जो आपको सीखनी रहेगी। यानी देखो, एक तो पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और इसी के साथ साथ कि वो कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर आप ये 4 से 5 चीजें कर लेते हैं तो आपके चैप्टर की सारी पार्टीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो हमारे पास पार्टी आती है वह ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस। अगर हम ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस की बात करें तो भाई बहुत बेसिक्स हैं और इसके बारे में हमें सीखना बहुत आसान है। तो सबसे पहली चीज आती है, ये पार्टी ज्वाइन हुई थी, लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में और इनके जो लीडर थे वो थे ममता बनर्जी, ठीक है, जिनको आप अच्छे से जानते ही होंगे और उनका जो निकनेम है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया एक नेशनल पार्टी के तौर पे, जिसका क्राइटेरिया वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेशनल पार्टी के तौर पे इसको 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया और इसका सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास। जो ये सिंबल है आपको ये भी याद रखना है इसका, ये यहाँ पे पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। यानी सेकुलरिज्म होता है कि किसी भी धर्म में भेदभाव ना करना, सबको बराबर मानना, और फेडरलिज्म का मतलब होता है कि कंट्री में पावर का डिविडेशन उसको मानना। वेस्ट बंगाल में 2011 से ही पावर में है, ठीक है। नेशनल पार्टी 2016 में बने थे, वेस्ट बंगाल में 2011 से ही है। और इसी के साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जनरल इलेक्शन जब 2019 के हुए थे, यानी इस इलेक्शन से जस्ट पहले वाले, तब इनको 4.07% वोट्स मिले थे और इसी के साथ साथ इनको 22 सीट्स भी मिली थी। ये वोट है परसेंटेज वाइज और ये सीट्स है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बनी थी लोकसभा की। तो अब आप ये देख लो कि जो लोकसभा की फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है उसको कितने कम वोट्स मिले हैं, सिर्फ 4% वोट्स मिले हैं फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी को। इसके बाद अपने आगे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है ये हाथी, ठीक है। 1984 में, यानी ऑल इंडिया त्रिभुवन कांग्रेस से काफी पहले ये एस्टेब्लिश हो चुकी थी। इसके जो लीडर है वो कांशीराम है और इसी के साथ साथ ये अलग अलग हमें समाज, जो बहुजन समाज है, बहुजन का मतलब होता है जो वीकर सेक्शन है या लोअर सेक्शन है, जैसे दलित हो गए, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, और कोई भी रिलीजन में जो माइनॉरिटी है, यानी किसी भी धर्म के अंदर जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं, तो उन सबको ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये किसकी टीचिंग पे चलता है, साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन सब की टीचिंग्स पे ये चलता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि अब ये दलित्स और जो अप्रेस्ड पीपल है उन सबकी मदद करता है और इसी के साथ इनका जो मेन स्टेट है वो यूपी है। यूपी में हमें बीएसपी जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें इसकी कुछ प्रेजेंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जो कि इसके नेबरिंग स्टेट है यूपी के, इनमें भी हमें देखने को मिलती है, और दिल्ली पंजाब में भी। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, यूपी में इनकी सरकार बहुत बार बनी है और अलग अलग टाइम पीरियड पे बनी है। लोकसभा में 2019 के चुनाव पे इनको 3.63% वोट मिले थे, पर इनको 10 सीट्स मिली थी लोकसभा में। अब आप देखो, सरप्राइज हो गए यहाँ पे, जैसे देखो इनका वोट था 4.07%, इनके वोट शेयर है 3.63%, पर सीट्स का कितना बड़ा डिफरेंस है। और कभी कभी तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिस पार्टी को कम वोट्स मिले एक्चुअली उसको सीट ज्यादा मिली है, और जिसको ज्यादा वोट मिले उसको कम सीट मिली है। तो ये एक मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा, ये क्लास 10th से रिलेटेड नहीं है, पर जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम का टॉपिक है। फिर इसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है, ये इसका लोटस का सिंबल। तो 1980 में ये पार्टी बनी थी, किस पार्टी से, भारतीय जनसंघ से अलग निकल के। भारतीय जनसंघ एक पार्टी थी, उससे अलग निकल के 1980 में ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, उन्होंने भारतीय जनसंघ को 1951 में बनाया था, ठीक है, तो उसको बाद में चेंज करके भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया था। साथ ही साथ इन लोगों का जो मतलब मोटिवेशन है वो है कि हमें स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना है और हमारे जो कल्चरल वैल्यू है उसको हमेशा अपलिफ्ट रखना है। जैसे भी अभी करंट पार्टी आई तो भी हम देख सकते हैं। फिर दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज को ये फॉलो करते हैं और इसी के साथ साथ ये लोग मानते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, इसका मीनिंग जो है मैं आपको सेपरेटली एक अलग में बता दूंगा शॉर्ट में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कल्चरल नेशनलिज्म को। ये बहुत ज्यादा हिंदुत्व जो है उसको पता है, उसकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ये। और इसी के साथ साथ ये चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो पूरी तरह से हमारे भारत का हिस्सा बन जाए, जो कि हमें उनके मैनिफेस्टेशंस में बहुत बार देखने को मिला है, जो मैनिफेस्टो आते हैं उनके। फिर इसके बाद यूसीसी लागू करने की ये बात करते हैं, जो अभी भी काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। और इसी के साथ साथ बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, की किसी भी तरह का जो धर्म में परिवर्तन है वो नहीं होगा यहाँ पे।
फिर इसके बाद है ये इनकी मतलब अलग अलग पॉलिसीज हैं। पहले तो ये जो पार्टी है नॉर्थ और वेस्ट में ही अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलती थी, पर धीरे धीरे ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी और रूरल एरिया में भी काफी ज्यादा फैली है। और 1998 के अंदर ये पार्टी एनडीए को लीड कर रही थी, ठीक है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंसेस के बारे में मैंने आपको पहले वाले जो इस चैप्टर का वीडियो उसमें बताया है कि ग्रुप होता है एक जो इलेक्शन होने से पहले बन जाता है, तो एनडीए की भी लीडर रही है ये पार्टी। साथ ही साथ ये 303 वोट्स मिले थे इनको 2019 में, और ये लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा इलेक्शन की। और अपने को पता है 2014 में भी ये चुनाव जीते थे। इसी के साथ साथ जो एनडीए गवर्नमेंट है ये उसको रूल कर रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो सरकार है तो उसके साथ मिलकर ये लोग सेंटर में रूल कर रहे हैं। अभी भी बीजेपी जीती है, अपने को पता है 2024 का इलेक्शन। फिर आती है सीपीआई पार्टी। सीपीआई पार्टी बनी 1925 में। मार्क्सिज्म लेनिज्म को फॉलो करती है। जो कार्ल मार्क्स थे और व्लादिमीर लेनिन थे उनकी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा ये मानते हैं। तो भाई जो मार्क्सिज्म लेनिज्म की आइडियोलॉजी है वो बेसिकली इसी तरह की आइडियोलॉजी होती है जिसमें हम गरीबों का ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद है ये कहते हैं सेसेशन। सेसेशन को अपोज करते हैं। सेसेशन का मतलब होता है देश को अलग करना चाहते हैं, जैसे खालिस्तानी हो गए, वो सेसेशनिस्ट है, यानी जो देश का एक हिस्सा अलग करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ एक कम्युनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं, आई मीन। फिर इसके बाद अगली चीज आती है एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, यानी ये जो हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम है डेमोक्रेसी का, ये इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और ये पार्टी 1964 में वीक पड़ गई थी क्योंकि एक मतलब इसी में से एक स्प्लिट हो गया था जिसका नाम रखा गया था सीपीआईएम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये मार्क्सिज्म लेनिज्म को फॉलो करते हैं बेसिकली। और इसी के साथ साथ ये थी सीपीआई और इससे एक हिस्सा अलग हुआ सीपीआईएम। इसका मेन प्रेजेंस जो है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे इसका सपोर्ट काफी कम होता गया है। इसने 2019 के इलेक्शन में 1% से भी कम वोट सिक्योर किए थे और सिर्फ 2 सीट सिक्योर की थी। और इसी के साथ साथ एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट, मतलब ये कहते हैं जितनी भी लेफ्ट पार्टी, देखो जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो हमेशा गरीबों का सपोर्ट करते हैं, जो राइटिस्ट होते हैं वो हमेशा जैसे ना जो कैपिटलिज्म होता है उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मानते हैं कि सारी लेफ्टिस्ट पार्टी को एक साथ आ जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे जो इसका एक स्प्लिट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम मार्क्सिस्ट। तो 1964 में ये पार्टी बनती है और इसी के साथ साथ मार्क्सिज्म लेनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं, सोशलिज्म का सपोर्ट करते हैं, सेक्युलरिज्म का सपोर्ट करते हैं, और इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म यानी जो राजा जैसा राज होता है उसको अपोज करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी जो इनकी आइडियोलॉजीज है वो काफी सेम देखने को मिलेगी। डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई भी आपको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ पे लाना है। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है गरीब लोगों के बीच, जैसे वो सीपीआई की बताई थी मैंने कि वो गरीब लोगों को सपोर्ट करती है, लेफ्टिस्ट पार्टी है वो। तो पुअर फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर वर्कर, इन सब की ये लोग सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो नई पॉलिसीज हैं तो उसके अंदर ये फॉरेन जो कैपिटल है, गुड्स है कंट्री के अंदर, उसको फ्री फ्लो को अलाउ करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। सॉरी, जो इनकी फॉरेन पॉलिसीज है उसके अंदर ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि भाई ये जो फ्री फ्लो है कैपिटल्स का, गुड्स का हमारी कंट्री में बाहर के देशों से, उसको रोकना चाहते हैं। और इसी के साथ वेस्ट बंगाल में ये 34 ईयर्स तक पावर में थे बिना किसी ब्रेक के। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर इनको ओनली 1.75% वोट मिले और 3 सीट्स मिली। फिर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छे से हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी, हाथ का इसका जो चिन्ह है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है पूरी दुनिया की, एक तरह से माना जाता है दुनिया की ओल्डेस्ट पार्टी में से एक है। 1885 में बन चुकी थी ये पार्टी, जैसे अपनी बीजेपी तो 1980 में बनी है, 1885 में बन गई थी पार्टी। और इसके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल स्प्लिट्स भी हुए हैं, अंग्रेजों के समय की पार्टी है ये। साथ ही साथ इसने नेशनल लेवल पे जो हमारा भाई आज़ादी थी, इंडिपेंडेंस था, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही साथ जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह की लीडरशिप है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है इस पार्टी की। फिर इसके बाद ये 1977 तक रूल कर रही थी स्टेट में। उसके बाद ये 1980 से 1989 तक फिर से आ गए थे पावर में। फिर इसके बाद हम बात करें तो 1989 के बाद इनका जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। आई थिंक धीरे धीरे इनका सपोर्ट कम होने लगा था और इसी के साथ साथ बहुत सारे इनके डिविजन्स भी होने लगे थे। साथ ही साथ ये सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब है ना तो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, यानी ना तो पूरी तरह से गरीब मतलब क्यों ऐसे कि सोशलिज्म करना है इसको बिलीव करती है, और ना पूरी तरह से अमीरों का सपोर्ट करने में बिलीव करती है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये जो पार्टी है सेक्युलरिज्म को मानती है और इसी के साथ वेलफेयर ऑफ
जो वीकर और सेक्शंस है, माइनॉरिटीज है, उनके वेलफेयर में बिलीव रखती है। इसी के साथ जो आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस, यानी ये लोग मानते हैं कि नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते रहने चाहिए। और ये यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की भी लीडर रही है, जो कि फिर से एक अलायंस है एनडीए जैसा। 2004 से 2019 तक इनकी लीडरशिप भी थी, मतलब इनका साथ भी था, ठीक है, और इनकी गवर्नमेंट भी थी। और 2014 में तो मोदी जी की सरकार आ गई थी वैसे। फिर इसके बाद है लोकसभा जो चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें इनको 19.5% वोट्स मिले थे और 52 सीट्स मिली थी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। फिर इसके बाद आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। तो एनसीपी की बात करें 1999 के अंदर इसका जो कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हो चुकी थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये डेमोक्रेसी को मानती है और गांधीन सेक्युलरिज्म को मानती है, इक्वेलिटी में बिलीव रखती है, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, इन सब कंसेप्ट में काफी ज्यादा मानते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो नेचुरल यहाँ पे बॉर्न सिटीजन्स हैं उनको हायर ऑफिसेज दिए जाएं, यानी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उन्हीं को बड़े बड़े ऑफिसेज दिए जाएं, बड़ी बड़ी पोजीशंस दी जाए। और मेजर इसका जो सपोर्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये मेघालय, मणिपुर, असम के अंदर भी प्रेजेंट है। फिर इसी के साथ साथ कोलिएशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अलायंस विद द कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस के साथ अलायंस में भी रही है महाराष्ट्र के अंदर। और 2004 से ये यूपीए की एक मेंबर भी है ये पार्टी, क्योंकि यूपीए एक अलायंस है तो इसकी बहुत सारी पार्टीज मेंबर रहती हैं। फिर 2019 में हम देखेंगे लोकसभा चुनाव में इनको 1.4% वोट्स मिले थे और 5 सीट्स मिली थी, ठीक है। तो ये सारी जो मेजर नेशनल पार्टीज है कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।